फर्स्ट इज नेचुरल किलर। नेचुरल किलर सेल की बात करें तो इट वाज इन्वेंटेड समवेयर इन 1970। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मेरे से 4 साल ही बड़ी है उम्र में, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 1974, तो मेरे से करीब 4 साल ही बड़ी है। और ये ग्रेनुलर लिम्फोसाइट जो है वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी जो है बहुत सारे ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में इन्होंने देखी कि जितने भी ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट में ये करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है होस्ट डिफेंस का अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स और अगेंस्ट द इन्फेक्टेड विद सम नॉट ऑल वायरसेस, बट नॉट ऑल वायरसेस। कुछ वायरसेस के लिए ये काम करती है, बट सारे वायरसेस के लिए काम नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट द कोरोना कोविड, जिस कारण से हम सभी जने घर पे बैठे हैं। Second, they do not express the membrane molecules and receptor. They distinguish T and B lineages कि ये बेसिकली ये किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करते, जिससे कि हम टी और बी सेल को जो है वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके ये कोशिकाएं। तो ये इनके ऊपर कुछ इस तरीके की कोशिकाएं नहीं होती। एनके सेल जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स नहीं होते, डू नॉट हैव द टी सेल रिसेप्टर और इम्यूनोग्लोबुलिन इनकॉर्पोरेट इन देयर प्लाज्मा। फिर भी वो पोटेंशियल टारगेट सेट को आइडेंटिफाई कर लेती है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। अगर हम यहाँ पे कहें तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई, तो बेसिकली दे आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स अटैच टू देम, और एआर लिगेंड जो है वो एंटीजन रिसेप्टर लिगेंड जो है वो किस तरीके से होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। तो यही डायग्राम हमने दोनों जगह दिया है कि या तो किसी मॉलिक्यूल से उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेगी। एनके सेल जो होती है उनके ऊपर बेसिकली अगेन दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स एंड नॉर्मली दे आर कॉल्ड सीडी रिसेप्टर्स। और वो सीडी रिसेप्टर्स जो है वो सीडी रिसेप्टर्स 94 है या NKG2 है, उनको आइडेंटिफाई करती है। और उसके आधार पे तो अगर उसके साथ में एमएचसी मॉलिक्यूल उपस्थित है किसी कोशिका के साथ में, देन इट इज आइडेंटिफाइड एज अ हेल्दी सेल। कि अगर एमएचसी मॉलिक्यूल उसके साथ में उपस्थित है तो वो कोशिका जो है वो हेल्दी सेल मानी जाएगी कि वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर उपस्थित हैं, एमएचसी स्पेशली एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर उस कोशिका के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं है, बिकॉज कि अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले गायब होना शुरू होते हैं किसी भी कोशिका से, तो वो वहाँ पे जो है उस तरीके से एमएससी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं करेगी और ओनली रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी। और वो ये कहेगा कि बेसिकली दिस सेल इज इन्फेक्टेड, और वो इन्फेक्टेड सेल को किलिंग की तरफ ले जाती है। नेचुरल किलर सेल जो है वो अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स, ये मैंने पूरी बात कर ली कि किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करती है। तो क्लास 1 जो रिडक्शन क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स को वो आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद में उसको मारने की तरफ ले जाती है। दिस इज वन थिंग विच दे डू, दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिस सिस्टम या फेगोसाइट सिस्टम जो होता है कि मोनोन्यूक्लियर जो है वो हमारे पास जो होता है वो 3 है। अगर हम कहें तो मोनोसाइट्स जो होती है वो हमारे पास एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके 3 भाग हैं बेसिकली। वन इज मोनोसाइट, दूसरा वाला जो होता है मैक्रोफेज, और तीसरा वाला जो होता है वो डेंड्रिटिक। मोनोसाइट जो है वो मेन टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटस जो सेल होती है वो हमारे बॉडी में पाई जाती है। मैक्रोफेज जो है वो टिश्यू के अंदर रहते हैं, ऑल्दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मोनोसाइट बट दे रिसाइड इन द टिश्यू। डेंड्रिटिक सेल की अगर हम बात करें तो डेंड्रिटिक सेल जो है उसका सिमिलर फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह, तो वो उसी तरीके से काम करती है। मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली मेजर टिश्यू फेगोसाइट्स और मैक्रोफेज के प्रिकर्सर हैं। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकती है एटलीस्ट फॉर 1 डे, नॉट मोर देन 1 डे। एक दिन के लिए मोनोसाइट्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और एक दिन जब सर्कुलेशन इनका पूरा हो जाता है तो उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस के अंदर। कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू जो है वो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मोनोसाइट्स के अंदर रहते हैं, वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करते हैं। बट अल्टीमेटली मैंने जैसा कहा कि एक दिन के पश्चात ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जितने भी हमारे पास जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं तो ये फिक्स हो जाते हैं, दे आर नॉट मूविंग, फिक्स हो जाते हैं और टिश्यू को एंटीजन और डेब्रीज जितने भी उसके अंदर एंटीजन है या चीजें हैं उनसे दूर रखते हैं। दूसरी चीज की अगर आवश्यकता पड़े तो मोनोसाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रिक्रूट भी किया जा सकता है। कि सपोज कि अगर लंग्स में आवश्यकता है तो वहाँ पे अधिक मोनोसाइट्स जा सकते हैं, लीवर में आवश्यकता है तो वहाँ अधिक मात्रा में मोनोसाइट्स जा सकते हैं। तो इस तरीके की अभिक्रिया वहाँ पे शरीर के अंदर होती है। दूसरा, मोनोसाइट्स एंटर, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोनोसाइट्स अगर कोशिका के अंदर एंटर कर जाता है तो वो सेवरल चेंजेस के बाद मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर।
मैक्रोफेज की बात करें तो मोनोसाइट ही बड़े होके मैक्रोफेज बनते हैं और ये जो है वो कई महीनों और कई साल तक जीवित रह सकते हैं। जितने भी मैक्रोफेज हैं वो कई महीनों और कई साल तक जीवित रह सकते हैं और हर प्रकार का टिश्यू जो होता है उस प्रकार के टिश्यू के हिसाब से मैक्रोफेज बनते हैं कि जैसे ही मोनोसाइट उसके अंदर अंदर गया, मोनोसाइट अंदर जाने के बाद में वो टिश्यू के हिसाब से उसका मैक्रोफेज बन जाता है बिकॉज कि हर टिश्यू का अपना एक डिमांड होता है और उस डिमांड के हिसाब से वो मैक्रोफेज बन जाता है एंड दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम में कहें तो लीवर का जो मैक्रोफेज होता है दैट बिकम्स द कुफर सेल। कुफर सेल जो होता है उसका मैक्रोफेज होता है, रेड पल्प मैक्रोफेज होता है, एल्वेलर मैक्रोफेज लंग्स का है, वो अलग है। तो ये सारी चीजें, बट इन सब के साथ में कहूँ तो दे आर एक्टिवेटेड और दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स की किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो सकता है। एंड बेसिकली इनको एक्टिवेट करने के लिए जो टी एच सेल जो होते हैं, टी हेल्पर सेल जो होते हैं, वो जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, स्पेशली इंटरफेरॉन गामा करके जो आता है, आईएफएन गामा जो है वो इसको एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये सारी कोशिकाएं अगर हम इनके चित्र की तरफ देखें या इनके डायग्राम की तरफ देखें तो दे हैव द सूडोपोडिया, कि इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं और ये सूडोपोडिया जो है वो सूडोपोडिया इनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट भी देते हैं प्लस फेगोसाइटोसिस की अभिक्रिया भी कराते हैं। बिकॉज कि ये जो हमारे पास कोशिका है, ये कोशिका जो है वो हमारे पास मोनोसाइट है और मोनोसाइट से हमारे पास मैक्रोफेज बनता है और इसमें सूडोपोडिया होता है और ये इस तरीके की चीजें करते हैं। सिक्रीशन करते हैं, दे कैन सिक्रीट सेवरल काइंड ऑफ सिक्रीशंस। हम इंटरफेरॉन्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि इनको एंटीवायरल एक्टिविटी प्रदान करता है। फिर उसके बाद में लाइसोसोम्स का सिक्रीशन करते हैं, लाइसोजाइम्स अर्थात कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो कि लाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसका सिक्रीशन करते हैं, उसका प्लस दे एक्ट एज एन स्कैवेंजर एंड आल्सो बिकम द जाइंट सेल, की स्कैवेंजर की तरह भी काम करते हैं और जाइंट सेल की तरह काम करते हैं बिकॉज कि इनका आकार बड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सूडोपोडियास एंड दे व्हेन दे एनगल्फ। जैसा मैंने कहा कि हर टिश्यू के अंदर इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। लीवर में कुफर सेल है, स्प्लीन में रेड पल्प मैक्रोफेज कहते हैं, लिम्फ नोड होता है, मेडुला लिम्फ नोड है तो उसके अंदर मेडुला मैक्रोफेज कहते हैं, लंग्स में है तो एल्वुलर मैक्रोफेज कहते हैं, ब्रेन में है तो ग्लिया सेल्स कहते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं। तो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं एंड देयर यू कैन आइडेंटिफाई कि बेसिकली दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइटोसाइटोसिस